हेलो व्यूअर्स, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हूं, पर मैं आखिरकार लेकर आ चुका हूं यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस के सीजन 4 को। सीजन 4 की स्टार्टिंग होती है, हमें रेसन को दिखाया जाता है जो कि एक एनर्जी बैरियर में था और उसके सामने कासिन और रूडिया एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। यहां तक कि उन दोनों के इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग काफी ज्यादा ही इंजर्ड थे। कासिन को बचाने के लिए रूडिया खुद को वहीं पर ही सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करती है, पर अचानक से ही वहां पर काफी ज्यादा ही बड़ा धमाका होता है। और अभी ये हुआ क्या, उसे जानने के लिए हमें थोड़े टाइम पहले जाना होगा। हमें रेसन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही सुनसान जगह से जा रहे थे। हैम्पटन रेसन से पूछता है क्या यहाँ से जाना सुरक्षित तो होने वाला है, तो रेसन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने जो तुमसे सामान मंगाया था वो तुम ले आए हो। हैम्पटन उस सामान को दिखाते हुए कहता है और क्या, जो आपने मुझसे कहा था वो सभी कुछ मैं ले आया हूँ, पर क्या आपको लगता है कि कोई हमारे ऊपर अटैक भी करेगा। रेसन जवाब देते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है सिवाय जो निशान जमीन पे हैं उनको छोड़ के। जैसा कि तुम जमीन पे सांप के रेंगने के निशान देख ही सकते हो, पर आसपास हमने कोई भी ऐसा सांप नहीं देखा। इसका मतलब यहाँ पर उनसे भी कोई ज्यादा ताकतवर बीस्ट है। पर रोजलिन को यह बात समझ नहीं आती क्योंकि उसे जहां तक अपनी ग्रांडल टेरिटरी के बारे में पता है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए था और ना ही ये ट्रेसेस किसी मार्शल आर्टिस्ट के लग रहे हैं। जिसे सुनने के बाद रेसन उससे पूछता है कि आज की तारीख कितनी है। रोजलिन 13 अप्रैल जवाब देती है, तो रेसन उससे कहता है तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए। द व्हाइट वुल्फ पैक, जो लोग हवा की तरह आते हैं और हवा में ही गायब हो जाते हैं। जिसे सुनने के बाद रोजलिन हैरान होते हुए कहती है आखिरकार तुम्हें अप्रैल व्हाइट वुल्फ के बारे में कैसे ही पता चला। उसके बारे में तो हमारी फैमिली को भी अभी हाल फिलहाल में ही पता चला है और हमें अप्रैल व्हाइट वुल्फ के बारे में बताया जाता है कि ये लोग 2 साल पहले ग्रांडल फैमिली के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आने लगे, पर ये मॉन्स्टर्स आम वुल्फ मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा ही ताकतवर और स्पीड में उनसे 4 गुने रहते थे। इससे पहले वो लोग कुछ आगे डिस्कस कर पाते। रोजलिन चिल्लाते हुए कहती है हमने तो अब तक कोई उन्हें ऑफिशियल नाम तक नहीं दिया है, तो फिर तुम्हारी फैमिली ने इसके बारे में पता कैसे कर लिया। ये नाम तो सिर्फ हमने उसे टेम्परेली ही दिया था। रेसन बहाना मारते हुए कहता है कि इसके बारे में मैंने तुम्हारी फैमिली की लाइब्रेरी में पढ़ा था। तो रोजलिन चिल्लाते हुए कहती है तुम एकदम ही झूठ बोल रहे हो, अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं हमारी फैमिली को इसके बारे में पता लगे हुए। इसके बारे में कोई भी जानकारी लाइब्रेरी में अब तक नहीं पहुंची है। जिसे सुनने के बाद रेसन एकदम ही सीरियसली रोजलिन को याद दिलवाते हुए कहता है कि हम लोग भले ही दोस्तों, पर उससे पहले हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये मत समझो कि मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। तुम शायद से भूल रही हो, तुम्हारी फैमिली ने भी ऐसा ही किया था। इनके बारे में पता होने के बावजूद भी अब तक तुम्हारी फैमिली ने इसके बारे में ज्यादातर बातें बाहर फैलने नहीं दी। जिसका जवाब देते हुए रोजलिन कहती है ऐसा इसी वजह से है क्योंकि अब तक हमारी फैमिली ने भी उसे एनालाइज सही से नहीं कर पाया है। तो रेसन उसकी बात काटते हुए कहता है हम लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर तुम्हें मुझसे जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस बात को रोजलिन भी अच्छे से समझ जाती है और वो पीछे मुड़ते हुए कहती है मैं अपने तरीके निकाल लूंगी तुम्हारे सीक्रेट को पता करने के लिए, और तुम्हारा थैंक्स मुझे ये याद दिलाने के लिए कि हम लोग कॉम्पिटिटर्स हैं। तभी रेसन हैम्पटन से पूछता है क्या मैंने तुम्हें जिस तरीके को बताया था वो तुमने इस्तेमाल करके देखा। हैम्पटन रेसन को पूरी डिटेल बताते हुए कहता है हाँ, आपने जैसा कहा था मैंने उस तरीके का इस्तेमाल करके एक पोर्शन को बना लिया है और आपने इस पोर्शन की रेसिपी मुझे बताई थी, इसी वजह से मैंने इसका नाम रेसन पोर्शन रखा है। रेसन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है पर पोर्शन तो तुमने बनाया है तो इसे तुम्हें खुद के नाम पे रखना चाहिए। पर वो मन में सोच रहा था कि असल में इसका नाम ये दोनों ही नहीं होने वाला है क्योंकि फ्यूचर में चल के ये पोर्शन एक काफी ज्यादा जीनियस एल्केमिस्ट बनाती है पोपोना। इस पोर्शन में अप्रैल हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल करके हम उन अप्रैल व्हाइट वुल्फ को उनके असली फॉर्म में ला सकते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें मेटन फैमिली के मेन बिल्डिंग में दिखाया जाता है जहां पर डेकेट्रा अकेले खड़े हुए थे। तभी वो किसी से कहते हैं कि अब तुम्हें परमिशन है खुद को शो करने के लिए। जैसे ही उनकी लाइन खत्म होती है, हैरिया शैडोज से बाहर आ जाती है और उसकी ये टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छी थी कि खुद डेकेट्रा उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं चाहे मैं इसे जितनी बार भी देख लूं ये मुझे उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसमें कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं होता। हैरिया एकदम ही फॉर्मल वे में जवाब देते हुए बताती है कि ये तो सिर्फ मेरी फैमिली की एक नॉर्मल सी शैडो आर्ट है। जो सुनने के बाद डेकेट्रा कहते हैं क्योंकि जब से हम लोग मिले हैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी टाइम का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जैसी तुम तब थी वैसी अभी भी हो। जब हम लोग पहली बार मिले थे
तब तो तुमने मुझे जान से भी मारने का ट्राई किया था, और वही चीज तुमने तब की थी जब मैंने तुम्हें रेसन की मेड की पोजीशन दी थी। डेकेट्रा की इतनी सीरियस बात को सुन के हैरिया एकदम ही शांति से कहती है, क्या आप ये भूल चुके हैं कि मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि जब मैं आपको मारना चाहूं तब मार सकती हूँ। पर अब मैं उस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती। मुझे आपको थोड़ी चीजों के बारे में बताना था। कुछ साल पहले आपको ये तो पता चला होगा कि यंग मास्टर रेसन ने अपनी मदर को हर दिन ही चाय पे इनवाइट किया था, और जब जब वो ऐसा किया करते थे तो वो उनके लिए एक अलग सी स्पेशल चाय बनवाते थे, और वो चीज इतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं थी क्योंकि जो इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल होते थे वो पॉइजनिंग या फिर एलर्जिक रिएक्शन भी दे सकते थे। पर उस टाइम लेडी सोसो को एक अजीब सी ही बीमारी थी जिसे अभी चल के ब्लू डॉट्स नाम दिया गया था। इस बीमारी के चांस 100% रेयर थे, यहाँ तक कि किसी ने भी कोई भी क्योर अब तक इसका नहीं बना पाया। पर जब से लेडी सोसो ने चाय को पीना शुरू किया तब से उनकी वो बीमारी काफी ज्यादा ठीक हो गई, और अब तो वो पूरी तरीके से खत्म भी हो चुकी है। और इसके अलावा भी आपको याद तो होगा कि एक बार हैरान रीजन में एक प्लेग फैला था जो बात डेकेट्रा को भी याद थी। तो हैरिया आगे बताती है कि उस बीमारी को भी यंग मास्टर ने एक ऐसी रेसिपी से क्योर किया था जिसके बारे में हैम्पटन तक को भी नहीं पता था, जो कि इतना ज्यादा एक्सपर्ट है पॉइजन्स में। और जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें मेटन्स की अंडरस्टैंडिंग में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जिस जवाब को सुन के डेकेट्रा काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, और दोबारा से ही हैरिया बताना शुरू करती है। और अभी हाल फिलहाल में ही रेसन ने और भी ज्यादा हर्ब और मेडिसिन मंगवाई हैं, और उसने एक नए टाइप का पोर्शन हैम्पटन से क्रिएट करवाया है, वो भी बिना किसी गलती के, सिर्फ एक बार में ही। उन पोर्शंस को बनाने के बावजूद भी हैम्पटन ये तक पता नहीं लगा पाया कि उन पोर्शंस का इस्तेमाल होने कहां वाला है। जो सुनने के बाद डेकेट्रा हैरिया को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में खुद ही से ही पता करना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन एक जगह रुक चुका था आराम करने के लिए, और हमें रेसन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा चिल्ड होकर मिरांग से कह रहा था, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद मिरांग मुट्ठी बांधते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नर्वस भी हो सकती हूँ? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार कौन हम लोगों के ऊपर अटैक करेगा। मैं उन्हें पूरी तरीके से ही तबाह कर डालूंगी। पर तभी रेसन और मिरांग को कुछ सेंस होता है, और रेसन मिरांग से पूछता है, क्या तुमने उस एनर्जी को महसूस किया? तभी रोजलिन भी टेंट से बाहर आते हुए कहती है, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, इसी वजह से तुमने इतनी ज्यादा खाली जगह को चूज किया। पर जबकि अब हम लोग तुम्हारे प्लान को फॉलो कर ही रहे हैं तो फिर मैं इसका कारण भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि भले ही हम लोग जिंदा बच जाएं पर मुझे ये चीज हैम्पटन और रूडिया के लिए नहीं लगती। इससे पहले रेसन इसका जवाब दे पाता, नोटिफिकेशन आती है कि गॉड ऑफ स्कीम लीडियन इस सारी चीजों को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा है। पर उसके साथ साथ फियोनिक जो कि गॉड ऑफ फायर हैं, उनका भी मैसेज आता है कि वो अपने चाइल्ड को सेफ रखना चाहते हैं, इसी वजह से वो खुद इन सारी चीजों में डायरेक्टली ही इंटरफेयर करेंगे। तभी अचानक से ही रेसन एक बैरियर में कवर हो जाता है और वो अपने सामने देखता है कि कासिन और रूडिया एक काफी ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। जिस सीन को देखने के बाद उसे याद आता है कि यहीं पर ही रूडिया ने खुद को सेक्रीफाइस किया था कासिन को बचाने के लिए। रूडिया कासिन से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, और वो कासिन को गुड बाय कहते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है। पर आखिरी में वो बच गई थी क्योंकि रीडर्स को रूडिया कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी थी, इसी वजह से मैंने प्लॉट आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उसे बचा लिया था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हेवनली आई फिलहाल मुझे ये क्यों दिखा रही है। तभी उसके सामने उसकी नोटबुक आ जाती है। इतना तो उसने अब तक समझ ही लिया था, और उस पर सवाल लिख के आता है कि आखिरकार किस वजह से रूडिया उस ताकत का इस्तेमाल कर पाई। जिसे पढ़ने के बाद रेसन खुश होते हुए सोचता है, ऐसा लगता है इस बार ये काफी ज्यादा ही आसानी से जाने वाला है, और वो लिखता है ऐसा इसी वजह से हो पाया क्योंकि गॉड ऑफ फायर फियोनिक रूडिया को काफी ज्यादा ही पसंद करते थे। पर जैसे ही उसकी लाइन खत्म होती है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा ही फ्लेम्स आ जाती हैं, यहाँ तक कि वो उसकी बॉडी तक को भी जलाना शुरू कर देती हैं। तभी नोटिफिकेशन आती है कि प्रोबेबिलिटी अभी भी लैग कर रही है, पर जबकि तुमने एक सर्टेन लेवल को रीच कर लिया है तुम्हें एक और नई लाइन जोड़ने की पावर दी जा रही है। जिन नोटिफिकेशन से रेसन समझ जाता है पक्का ही प्रोबेबिलिटी एकदम ही मैसअप हो चुकी है, और वो कोई नॉर्मल फ्लेम्स नहीं थी। रेसन की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी के बावजूद भी वो इतनी पावरफुल फ्लेम्स थी कि अभी वो कुछ सही से सोच तक नहीं पा रहा था। तभी वो लिखना शुरू करता है,
जैसा कि गॉड ऑफ फ्यूनिक्स और कोई भी गॉड ह्यूमन से डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी वजह से उस टाइम पे गॉड ऑफ फ्यूनिक्स ने अपनी थोड़ी सी पावर रूडिया को शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से वो उस टाइम बच गई। इस लाइन के खत्म होते ही लिख के आता है कि प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से ही कंप्लीट हो चुकी है और उसकी नोटबुक हवा में ही गायब हो जाती है। रेसन, जिसे कि अभी भी महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी अंदर से जल रही है, वो मन में सोचता है आगे से मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। मुझे कभी भी गॉड्स को डायरेक्टली ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करने का रूल बनाना चाहिए जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन ना हो। पर इससे रेसन को यह पता चल चुका है कि जैसे ही रूडिया खुद को अगर सेक्रीफाइस करने की कोशिश करेगी, उसके अंदर की ट्रांसेंडेंटल पावर एक्टिवेट हो जाएंगी। तभी हैम्पटन रेसन को चिल्लाते हुए बुलाकर पूछता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। रेसन आसपास देख के समझता है कि थोड़ी ही देर में उनके ऊपर व्हाइट वुल्फ्स अटैक करने वाले हैं। तभी वो हैम्पटन से चिल्लाते हुए उन्हीं पोर्शंस को उठाने का कहता है। उसकी लाइन खत्म हो पाती तब तक चारों तरफ से ही अप्रैल व्हाइट वुल्फ्स घेर लेते हैं। उनकी तादाद को देख के रेसन भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि एक से ही डील करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था और यहाँ पर तो इतने सारे हैं। वो चिल्लाते हुए सबको बताता है तुम लोग किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम लोगों को व्हाइट वुल्फ्स की बॉडी के ऊपर लगाना होगा, चाहे तो तुम उन्हें फेंक भी सकते हो। और तभी वो रूडिया से कहता है जैसे ही ऐसा हो जाए तुरंत ही तुम उन वुल्फ्स के ऊपर जिनके के ऊपर पोर्शन लग चुका है, तुम फायर मैजिक का इस्तेमाल करोगी, चाहे तुम किसी भी टाइप का इस्तेमाल करो, बस तुम्हारा मैजिक उन्हें हिट करना चाहिए। तभी रेसन की बात खत्म हो पाती उससे पहले ही एक वुल्फ रेसन के ऊपर अटैक कर देता है। रेसन भी इस फाइट के लिए पूरी तरीके से ही तैयार था। वो मन में सोचता है आखिरी में तो ये सिर्फ मॉन्स्टर्स ही हैं जिन्हें किसी ने बनाया है, मैं अपने प्लान के ही ऊपर काम करूंगा। और तभी रेसन अपनी इंटरमीडिएट कॉम्बैट टेक्निक बॉडी का इस्तेमाल करता है, पर उसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी अप्रैल व्हाइट वुल्फ का अटैक इतना ताकतवर था कि उसके डिफेंस को तोड़ के वो उसे चोट तक पहुंचा देता है। और तभी हमें दूसरे साइड मिरांग और रूडिया को दिखाया जाता है, जहां पर उनके ऊपर बहुत सारे ही वुल्फ्स अटैक कर रहे थे। और तभी मिरांग अपने बीस्ट फॉर्म में आकर एक व्हाइट वुल्फ को उसके सर से पकड़ के दूर फेंक देती है, जो कि पीछे जाकर पत्थरों में टकराता है। मिरांग की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी व्हाइट वुल्फ उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, पर उनकी तादाद हद से ही ज्यादा थी। मिरांग के पीछे से एक व्हाइट वुल्फ अटैक करने की कोशिश करता है। जब मिरांग आगे लड़ रही थी, पर इससे पहले वो अटैक कर पाता, साइड से रोसलिन आकर उसके मुंह पे वो पोर्शन की बॉटल फोड़ देती है, जिससे वो वुल्फ घुर्राते हुए जमीन पे आ जाता है। और जैसा कि रेसन का प्लान था, रूडिया एक सेकंड भी ना गवाते हुए अपना फायर अटैक उसी व्हाइट वुल्फ के ऊपर कर देती है और हमें वहां पर काफी बड़ा धमाका होते हुए दिखाया जाता है। आग के शांत होने पे हमें धुएं में देखने को मिलता है कि वो वेयरफुल अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखने के बाद रेसन मन में सोचता है मेरा प्लान सक्सेस हो गया। पर जितना रेसन इसे देख के खुश था, रोजलिन उतनी ही हैरान कि अप्रैल व्हाइट वुल्फ असलियत में इंसान है। रेसन के प्लान को काम करता हुआ देख के सभी लोग उन वेयरवुल्फ्स के ऊपर पोर्शंस को फेंकना शुरू कर देते हैं अलग अलग तरीकों से। और जैसे ही इतना हो जाता है, तुरंत ही रूडिया फायर क्रिस्टल नाम का मैजिक उन वेयरवुल्फ्स की तरफ छोड़ देती है। पर वो मैजिक सारे वेयरवुल्फ्स को डॉच करके हवा में पहुंच जाता है। पर यही तो रूडिया का प्लान था। जैसे ही ऐसा होता है, वो उसे हवा में ही ब्लास्ट कर देती है, जिससे काफी ज्यादा ही छोटे छोटे अटैक उन वेयरवुल्फ्स के ऊपर किसी मीटियोर की तरह गिरते हैं। और उन अटैकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वेयरवुल्फ्स को डॉच करने का भी मौका नहीं मिलता। यहाँ तक कि खुद रेसन तक रूडिया के इस प्लान की तारीफ करता है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे वेयरवुल्फ अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे, जो कि रेसन के सामने झुकते हुए कहते हैं कि तुम हमारे बेनिफैक्टर हो, तुम्हारी वजह से हम अपने ह्यूमन फॉर्म में दोबारा आ पाए हैं। और वो खुद के बारे में बताते हैं कि वो लोग रैबडन रीजन में रहने वाले मेजेस थे, जिस जगह के नाम को सुन के रेसन को एवियान की याद आ जाती है, क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो फिर ये वही जगह थी जिसे कि एवियान ने पूरी तरीके से ही बर्फ में जमा डाला था। और ऐसा करने के बाद ही एवियान मेटन फैमिली में ज्वाइन हुई थी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए लार्वियान के नाम से। पर तभी बीच में रोजलिन आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैंने माना कि तुम लोग कर्ज के अंदर थे, पर तुम लोग खुद को ग्रांडल फैमिली के अंदर सरेंडर भी कर सकते थे, ऐसे काफी ज्यादा नुकसान नहीं होता। और जो अभी ये सारी चीजें चल रही थी, उसे देख के लीडियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो मेजस रोते हुए कहते हैं अगर हमने ऐसा उस टाइम किया होता, पक्का ही हमें ग्रांडल फैमिली के हाथों बिना कुछ कहे मरवा डाला जाता। रोजलिन कुछ कहने की कोशिश करती है, पर रेसन उसे टोकते हुए कहता है शायद से तुम्हें ये नहीं पता कि आखिरकार दुनिया किस तरीके से काम करती है, क्योंकि
अगर इसके बारे में ग्रांडल फैमिली की मिनिस्ट्री को पता चल तो वो बिना किसी रहम के इन सारे लोगों को मार डालते। तुम्हें क्या लगता है कि अब तक ग्रांडल फैमिली के लोगों ने इस चीज के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ग्रांडल फैमिली इतनी ज्यादा कमजोर है? जिसे सुन के रोजलिन पूछती है आखिरकार तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रेसन सीधे सीधे कहता है ऐसा इसी वजह से था क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा ही आलसी थी। जिस बात को रोजलिन बिल्कुल भी समझ नहीं पाती तो रेसन समझाते हुए कहता है मैं सिर्फ ये ग्रांडल फैमिली के लिए ही नहीं कह रहा, मेरी मेटन फैमिली या फिर अगर साढ़े फैमिली भी होती तो भी वो ऐसा ही करती क्योंकि अप्रैल व्हाइट वुल्फ को मारने के बावजूद भी उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं था, इसी वजह से उन्होंने इसे जायज नहीं समझा। जो सुन के रोजलिन चिल्लाते हुए कहती है बात यहाँ पर प्रॉफिट की नहीं है, बात यहाँ पर जस्टिस और वर्ल्ड लॉ की है। तभी रेसन कहना शुरू करता है तुम्हें इसके बारे में खुद ही सोचना चाहिए, अभी तक अप्रैल व्हाइट वुल्फ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई इश्यू बने, पर अगर आगे चल के अप्रैल व्हाइट वुल्फ और ज्यादा ताकतवर हो जाते तो उनके बारे में बातें फैलने लगती और तब अगर उन्हें मारा जाता तो फिर जो वॉरियर्स उन्हें मारते हैं उन्हें काफी ज्यादा ही वाहवाही मिलती, और अगर जैसा तुमने कहा वैसा ये लोग करते तो फिर पक्का ही इन लोगों को जान से मार दिया जाता, और इसी वजह से अब तक इन्होंने खुद का नाम तक नहीं बताया। वो सभी मेजेस अपना नाम बताने ही वाले थे पर उससे पहले रेसन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें अपना फैमिली का नाम कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अपनी फैमिली को भी खुद के साथ खत्म करवाना है। जो समझ आने के बाद वो मेज अपनी फैमिली का नाम छोड़ के अपना नाम बताता है, ये कहते हुए हाँ आपने एकदम ही सही कहा, हमने काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं, भले ही उस टाइम मैं कर्ज के इफेक्ट में ही क्यों ना हूँ। और वो कांपते हुए बताता है कि पर जिन जिन लोगों को भी मैंने अपने हाथों से मारा था उन्हें मैं अभी भी याद करके रख पा रहा हूँ, और जब दिन में मैं अपने होश में आता मैंने कभी भी खुद की इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई कि मैं खुद की जिंदगी खत्म कर पाऊं, मैं सच में काफी बड़ा ही डरपोक हूँ। तभी रेसन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे ऊपर ये कर्ज आया कैसे? वो बताते हैं ये उस होली आर्टिफैक्ट की वजह से हुआ है जिसे हम लोग काफी ज्यादा ही जनरेशन से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, और हमारी ही वजह से एल्बेका उस होली आर्टिफैक्ट को पा नहीं पाई, इसी वजह से उसने गुस्से में आकर हमारे ऊपर इस कर्ज को डाल दिया। एल्बेका का नाम रोजलिन ने कभी भी नहीं सुना था, पर ये नाम सुन के रेसन उतना ही हैरान था क्योंकि ये इस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल विलेन की लिस्ट में आती थी जिसके की पास इतनी ताकत थी कि वो खुद कासिम की बराबरी कर सकती थी, एल्बेका द ब्लैक रोज। और एल्बेका का नाम सुन के हमें रेसन के भी चेहरे पे थोड़ा बहुत डर साफ सुथरा ही दिख रहा था। रेसन खुद को शांत करते हुए उन मेजेस से पूछता है आखिरकार तुम किस होली आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे? वो मेजेस काफी ज्यादा हिचकते हुए बताते हैं वैसे हम इसे किसी को बता नहीं सकते, पर आपने हमारी जान बचाई है तो हम आपको इतना तो बता ही सकते हैं। और वो कुछ लाइनों को रिपीट करने लगते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि खुद के अंदर दो अलग अलग अपोजिंग ताकतों को समेटे हुए है, जो कि फ्यूचर में जाकर फेटेड वन से क्लैश करने वाला है, जो यहाँ पर पैदा ही नहीं हुआ। पर इन लाइनों को सुन के रोजलिन पूछती है क्या कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट तक कर सकता है? इस बात के बारे में उन मेजेस को भी कंफर्म नहीं था, पर वो कहते हैं कि यही शर्तें थी, जो इंसान इन तीनों को पूरा कर पाएगा वही उस होली आर्टिफैक्ट को हासिल भी कर पाएगा। तभी रेसन उनसे पूछता है आखिरकार कोई कैसे प्रूव करेगा कि वो उस आर्टिफैक्ट के लायक है? तो मेजेस बताते हैं जब रेफडॉन का कैसल पिघल जाएगा तो उस चीज का जरिया अपने आप ही खुल जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद रेसन उनसे कहता है अब जबकि तुम लोग अपने कर्ज से फ्री हो गए हो तो क्या तुम लोग दोबारा से ही अपने होली आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करने जाने वाले हो? जिसका जवाब वो हाँ में देते हैं। तो रेसन कहता है मैं जल्दी तुमसे मिलने वहां पर आऊंगा और मेरा नाम रेसन मेटन है। और उन लोगों ने भी रेसन का नाम सुन रखा था, वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि रेसन 7th यंग मास्टर है मेटन फैमिली का, और वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार हमने जो गुनाह किए हैं उनका क्या? तो पिछली बार की ही तरह इस बार दोबारा से ही रेसन इस चीज का डिसाइड करने का मौका रोजलिन को देता है। रोजलिन काफी ज्यादा ही सोचने और समझने के बाद इनकी सजा को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाती। वो ये कह देती है कि मैं इस डिसीजन को बाद में लूंगी, मुझे इन सारी चीजों के बारे में अपने फादर को बताना होगा क्योंकि मैं अभी इतने विजडम को लैक करती हूँ जो तुम्हारे इन गुनाहों की सजा दे पाऊं। हालांकि रेसन को अच्छे से पता है कि रोजलिन बिल्कुल भी विजडम को लैक नहीं करती, बस वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफी ज्यादा ही फिलहाल घबरा रही है क्योंकि काफी ज्यादा ही लोगों की जानें उसके सिर्फ एक ही डिसीजन पे टिकी हुई है।
और वो सोचता है कहीं यही चीज गॉड ऑफ स्कीम्स लीडियन ने सोच नहीं रखी थी। अभी की रोजलिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती, उसके पास फिलहाल इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई बड़े डिसीजन ले पाए। अभी रोजलिन के पूछने पे रेसन भी कहता है हाँ तुम्हारा डिसीजन एकदम ही सही है, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक हम लोग ग्रांडल फैमिली में इस चीज को रिपोर्ट करेंगे तब तक ये मेजर्स दोबारा से ही रैफडाउन में जा चुके होंगे, और रैफडाउन जो कि हमारे मेटन के अंडर आती है, तो फिर तब हम इनके गुनाहों की सजा देंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर गॉड ऑफ फ्योनिक्स के पास से मैसेज आता है कि वो काफी ज्यादा ही खुश हैं कि रूडिया को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, और उसी वजह से वो रेसन को फ्योनिक्स ब्रेथ नाम का एक गिफ्ट देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि रेसन के हाथ में एक फ्योनिक्स का फीदर आ जाता है, और इसके बारे में रेसन को भी पता था ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि रूडिया को आगे चल के मिलता है। इसकी वजह से उसकी फ्लेम्स की पावर किसी सिक्स सर्किल मैजिक के बराबर हो जाती हैं जो कि उसके एनिमीज को मौत तक जलाती रहेंगी। पर तभी पीछे से रोजलिन अचानक से आकर कहती है कि वो लोग अब तक ग्रांडल फैमिली की टेरिटरी से बाहर नहीं गए, जिससे रेसन तो काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को छुपाते हुए कहता है हाँ तुम एकदम ही सही कह रही हो। तो रोजलिन कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें वो होली आर्टिफैक्ट चाहिए, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई क्लू मिल चुका है? रेसन के मुंह से हाँ सुन के रोजलिन एक सीटी को निकाल के कहती है बस मुझे इसे बजाने की ही देरी है, यहाँ पर ग्रांडल फैमिली के लोग आ जाएंगे और वो लोग उन मेजेस को वहीं पर ही खत्म कर देंगे क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। जो बात को सुन के रेसन एकदम ही सीरियस होकर पूछता है आखिरकार तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो? रोजलिन जो कि अभी हद से ज्यादा ही सीरियस थी वो पूछती है तुम्हें व्हाइट वुल्फ और उस पोर्शन के बारे में कैसे पता चला? तुमने खुद ही मुझसे कहा था ना कि मुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो रेसन को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर मैंने उन्हें यहीं पर ही मार डाला तो फिर तुम उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाओगे। जो सुन के रेसन सच में ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि रोजलिन इस बार काफी ज्यादा ही सीरियस है, वो इस चीज को कुछ कहकर टाल नहीं सकता। तो वो कहता है ठीक है पर मुझसे वादा करो कि तुम इन सारी बातों को सीक्रेट रखने वाली हो। रोजलिन भी इस बात के लिए मान जाती है, हालांकि रेसन को यह अच्छे से पता है कि वो उसे पूरा तो सच नहीं बता सकता, तो फिर वो उसे झूठ और सच को मिलाकर बताने वाला है। तभी रेसन अपने हाथ पे आइस मैजिक एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं एक बहुत ज्यादा ही फेमस रैफडाउन के मेज को जानता हूं, और ये जो तुम मेरे हाथ पे देख रही हो वो फर्स्ट सर्किल आइस मैजिक है, आइस क्रिस्टल, और बहुत कम ही लोग इस बारे में जानते हैं कि मैं एट्रीब्यूट मैजिक भी सीख रहा हूं। इसी वजह से ये एक मेरा बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। तभी मैं चाहता हूं कि तुम इसे सीक्रेट रखो, भले ही मुझे होली आर्टिफैक्ट कितना भी चाहिए हो, पर मैं इसे किसी ऐसे को तो नहीं दिखाता जिस पे मैं भरोसा नहीं कर सकता था। रोजलिन भी कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे को तो टूटने नहीं दूंगी। रेसन रोजलिन को बताता है कि ये नोजरन आइस मैजिक है, पक्का तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। रोजलिन ने इसके बारे में बहुत अच्छे से ही सुना था, और वो किस्सा भी जो कि रैफडन के कैसल में हुआ था। रेसन बताता है कि उसने ये मैजिक आइस विच ऑफ द नॉर्दर्न सी से सीखा है, जिसे सुन के रोजलिन हैरान होकर चिल्लाकर कुछ पूछने ही वाली थी, पर तभी रेसन उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे रोक देता है और वो धीमे से कहता है तुम्हें खुद को शांत रखना चाहिए, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है तो फिर तुम्हें भी मेरे ऊपर करना चाहिए। रोजलिन एकदम ही शांति से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा उसके साथ रिलेशन क्या है? जहां तक मैं जानती हूँ वो तो एक वांटेड क्रिमिनल है। पर रेसन एकदम ही सीरियस लुक बनाते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी, जिस बात के लिए रोजलिन भी मान जाती है। पर रेसन उसे इतना बताता है कि उसने आइस विच से एक डील की थी, मैंने उसे वो दिया जो उसे चाहिए था और उसने इसके बदले मुझे ये नोजरन आइस मैजिक सिखाया है। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी ये सारी बातें हैम्पटन सुन रहा था, पर वो ये सब कुछ सुन के हैरान था क्योंकि उसे तो अच्छे से पता था कि रेसन को नोजरन आइस मैजिक लाइब्रेरियन एवियन ने सिखाया है, इसका मतलब एवियन द आइस विच है। तभी रेसन और रोजलिन भी हैम्पटन को नोटिस कर लेते हैं। हैम्पटन झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था आपकी बातों को सुनने का। हैम्पटन के ऐसे रिएक्शन को देख के रोजलिन भी समझ जाती है पक्का ही जो भी अब तक रेसन ने कहा है वो एकदम ही सच था, और अब वो और ज्यादा इसके बारे में जानना भी नहीं चाहती थी, वरना ये चीज उसके लिए ही दिक्कत पैदा कर देती। तो फिर वो कहती है रेसन से कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं जानना, पक्का ही तुमने उसे कोई बहुत अच्छा ही आर्टिफैक्ट दिया होगा। रेसन भी इस बात पे हामी भरते हुए अपने मैजिक पोर्टल से उसी नोजरन आइस मैजिक की बुक को निकाल कर कहता है इसी वजह से मैं इस मैजिक को सीख पाया हूँ, और वो उसी बुक को रोजलिन को दे देता है किसी प्रूफ के तौर पे, ताकि रोजलिन
रोजलिन इस बात को कंफर्म कर पाए। रोजलिन उस बुक को देख के काफी ज्यादा ही हैरान थी और अब तो रोजलिन को भी रेसन की इस बात पे भरोसा हो जाता है, जिसे सुन के रेसन कहता है और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि आइस विच रैफ्डन से ही बिलोंग करती थी, तभी मुझे ब्लैक रोज के भी बारे में पता है। पर इन बातों को सुन के रोजलिन तक हैरान थी कि आइस विच ब्लैक रोज को जानती है, पर असलियत में तो रेसन को भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तो एक झूठी मोटी स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने रैफ्डन कैसल का नाम उन मेजिस से सुना था, उसके दिमाग में सबसे पहले वियान आई थी और शायद से उसी की ही मदद से वो उस बर्फ को भी पिघला पाए जो कि रैफ्डन कैसल के ऊपर जमी हुई है। इन बातों को सुन के अब रोजलिन को भी रेसन की बातों पे पूरा ही भरोसा हो जाता है कि आइस विच की ही वजह से रेसन को इतनी सारी चीजों के बारे में पता था, ब्लैक रोज और अप्रैल व्हाइट वुल्फ के बारे में। रोजलिन उस किताब को वापस करते हुए कहती है कि मैंने तो सुना था कि मेजिस अपनी बुक्स किसी को भी नहीं देते, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही उनके लिए प्रीशियस होती है, और अभी वो हद से ज्यादा ही शर्मा रही थी, जिस बात के लिए रेसन भी कंफर्म करता है क्योंकि इन बुक्स में मेजिस के सबसे ज्यादा सीक्रेट्स छुपे रहते हैं। इससे कोई दूसरा मेज उनके मैच को काटने के भी तरीके निकाल सकता है। जो सुन के रोजलिन का चेहरा देखने लायक था और वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इन सारी बातों पे भरोसा कर रही हूँ, पर अगर मैं तुमसे सच्चाई बोलूं तो मैं वो सारी चीजें कभी भी नहीं भूल पाई जो कि तुमने मेरे साथ बचपन में की थी। वो मेरे लिए किसी ट्रॉमा की तरह था। हालांकि तुमने पिछली बार मेरे से माफी मांग ली थी और मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया था, पर असलियत में वैसा नहीं था। पर इस बार मैं पक्का ही तुम्हें उन सारी चीजों के लिए माफ करती हूँ। और वो रेसन से एक आखिरी सवाल पूछती है, क्या जो वो होली आर्टिफैक्ट है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस बात के लिए रेसन भी हाँ करता है, पर ये कहते हुए कि अगर तुम्हारे अलावा और कोई होता तो फिर मैं उसे कभी भी इतनी सारी चीजें नहीं बताता। जिस बात को सुन के रोजलिन एकदम ही शांत हो जाती है और हमें उसका चेहरा देखने को मिलता है जो कि फिलहाल काफी ज्यादा ही शर्मा रही थी। पर अचानक से ही नोटिफिकेशन आती है। जो करेक्टर द जोकर है वो रेसन मेटन के शब्दों से पूरी तरीके से ही कन्विंस हो चुका है, यहां तक कि अब तो उसके दिल में रेसन मेटन के लिए थोड़ी फेवरेबल फीलिंग्स भी हैं, जिन्हें देख के रेसन तक हैरान था। पर अचानक से ही एक नई नोटिफिकेशन आती है कि करेक्टर द जोकर की फेट पूरी तरीके से ही रीराइट हुई है, इसी वजह से उसका एलियास चेंज होकर द रॉक में बदला जा रहा है। और अगर आपको इन नोटिफिकेशन समझ ना आई हूं तो इस वर्ल्ड में सभी लोगों को सिस्टम विंडो ने अलग अलग टाइप के नाम दिए हैं, जैसे कि डेकेट्रा को मेज ऑफ हीवंस, उसी तरीके से रोजलिन के पास नाम था द जोकर, पर अचानक से ही उसकी फेट के पूरे अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से उसका टाइटल चेंज होकर द रॉक हो चुका है। टाइटल का चेंज होना भी रेसन ने इस वर्ल्ड में पहली बार देखा था, पर हालांकि उसे इस वर्ल्ड के टाइटल के बारे में कुछ खास समझ नहीं आता था, तो फिलहाल वो इनके बारे में सोचना छोड़ देता है। तभी रोजलिन पीछे मुड़ते हुए कहती है, तो फिर हम इसे बराबर मानते हैं, तुमने जो मुझे बुली किया था और मैं अब तक जो नाटक कर रही थी। वो रेसन की तरफ फिस्ट टांगे करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इस चीज के लिए माफ करोगे? तो फिर अब हम लोग इन सारी चीजों को बराबर मानते हैं। रेसन भी इस बात के लिए मान जाता है। रोजलिन पीछे मुड़कर जाते हुए कहती है, चलो तो फिर स्क्रीन रॉक की तरफ चलते हैं। और अब हमें उनके मिशन के भी बारे में पता चलता है। ये और कुछ नहीं, जो ग्रांडल फैमिली और मेटन फैमिली ने पहले डिसाइड किया था कि रोजलिन और रेसन स्क्रीन रॉक पे एक साथ चढ़ेंगे, ये वही है। रोजलिन को खुद को माफ करता हुआ देख के रेसन मन में सोचता है, तो फिर आखिरकार मैंने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमें थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है जब वो लोग उस माउंटेन पे आ चुके थे जहां पर रेसन और रोजलिन को चढ़ना है। रेसन बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग आसपास ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लो जहां पर आराम कर सको, क्योंकि इस पहाड़ पे सिर्फ रेसन और रोजलिन अकेले ही चढ़ सकते हैं। पर तभी हैम्पटन अपने बैग से थोड़ी चीजें निकाल के रेसन को दे देता है, जिसमें अलग अलग टाइप के पॉइजन्स और एंटीडोट्स थे, जिनके बारे में इस्तेमाल करना वो रेसन को बता देता है। और आखिरी में वो रेसन को एक रिंग देता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दी थी। ये रिंग रेसन को कुछ पॉइजन से बिल्कुल ही इम्यून कर देगी। पर इस बात को जान के कि ये उसके ग्रैंड मदर की है, रेसन इसे लेने से मना करने वाला था, पर हैम्पटन कहता है, आप इसे ले जाइए माय लॉर्ड, इससे अगर आपको थोड़ी मदद मिलेगी तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो फिर रेसन भी मानते हुए हैम्पटन से कहता है, मैं पक्का वादा करूंगा कि मैं तुम्हें इसे लौटा दूं। उसके ऐसे एटीट्यूड को देख के रोजलिन पूछती है, मैं कभी भी तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी। कभी कभार तुम ऐसे रिएक्ट करते हो कि तुमसे ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं, पर कभी कभार तुम ऐसे रिएक्ट करते हो कि तुमसे ज्यादा डरावना और पत्थर दिल इंसान भी इस दुनिया में कोई नहीं। रेसन इससे कॉम्प्लीमेंट में लेते हुए कहता है, यही तो बात है मेरे चाम की, जिस बात से
रोजलिन तक चिढ़ जाती है, पर तभी वो रेसन को स्क्रीन रॉक के ऊपर चढ़ने के बारे में बताने लगती है। रेसन भी उन सारी बातों को एकदम ही शांति से सुनते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सारी चीजों को अच्छे से ही तैयार करके लाई हो। पर रेसन को ऐसे स्माइल करते हुए देख के रोजलिन को उसकी स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसी वजह से उनके बीच में थोड़ी लड़ाई भी होने लगती है। पर हमें तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहां पर रेसन रोजलिन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग माउंटेन कीपर क्लैन को कैसे ढूंढेंगे? तो रोजलिन जवाब देते हुए कहती है कि मैंने उनके बारे में सुना है कि उन्हें रुपए हद से ज्यादा ही पसंद है, तो जब हम लोग उनसे मिलेंगे तो हमें शांति से ही उन्हें रुपयों को ऑफर करना है और वो लोग हमें गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पक्का वो लोग यहीं कहीं माउंटेन की एंट्रेंस पे मिल जाएंगे। पर रेसन को इतना समझ आ जाता है कि रोजलिन कभी भी यहाँ पर नहीं आई। वो जो ये सारी चीजें बता रही है पक्का उसने किताबों से पढ़ा है। रेसन के मुंह से ये सुनने के बाद रोजलिन थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है, पर वो रेसन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई प्लान है? रेसन हामी भरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि माउंटेन कीपर्स अपनी टेरिटरी को कैसे बांटते होंगे? हमने अब तक कोई भी टेरिटरी का डिवीजन नहीं देखा, ना ही कोई निशान। वो लोग काफी ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं स्मेल से, इसी वजह से वो उसी का ही इस्तेमाल करते हैं अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए। तभी वो खुद के सामने एक पेड़ को देखता है, उसके पास जाकर वो उसे सूंघना शुरू कर देता है। पर रेसन जो चीज अभी कर रहा था रोजलिन ने कभी भी उन्हें किताबों में नहीं पढ़ा, तो आखिरकार रेसन को इसके बारे में कैसे पता? जिसका जवाब देते हुए रेसन कहता है, क्योंकि उन लोगों की यूरिन मैजिकल आइटम बनाने में इस्तेमाल आती है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बारे में मार्शल आर्ट फैमिली को ज्यादा जानकारी नहीं होने वाली। और तभी अचानक से ही रेसन अपने पैंट को खोलना शुरू कर देता है और वो रोजलिन से कहता है, क्या तुम अपने चेहरे को थोड़ा साइड में कर सकती हो? रोजलिन काफी ज्यादा ही शर्माते हुए अपनी आंखों को ढक लेती है। रेसन उसे एकदम ही अच्छे से समझाते हुए कहता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हल्का होने वाला हूँ। जिसके ऐसे एक्सप्लेनेशन को सुन के रोजलिन पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि इससे वो माउंटेन कीपर्स यहाँ पर आ जाएंगे? रेसन ना कहते हुए उसके ऊपर उसी पोर्शन को डाल देता है जो कि उसे हैम्पटन से मिला था, जिसकी वजह से उसकी यूरिन की स्मेल काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी नाक पे हाथ तक रखने पड़ते हैं। तभी रोजलिन पूछती है, पर मैंने तो कभी इस तरीके के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा। रेसन उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान ऐसे तरीकों को किताबों में लिखेगा? अब हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है वहां पर 3 छोटे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि उसी स्मेल की वजह से आए थे। तभी उनकी इन सारी अजीबोगरीब हरकतों को रोजलिन और रेसन साइड में छुपकर देख रहे थे और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। पर अचानक से ही वो मॉन्स्टर्स भी रेसन और रोजलिन को नोटिस कर लेते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर पूछता है, क्या तुम ही उस स्मेल के ओनर? मैंने कभी भी वैसा कुछ नहीं सूंघा। और वो रेसन के सामने एक बॉटल रखते हुए कहता है, क्या तुम उस चीज को इस बॉटल में भर सकते हो? और इन बातों को सुन के रोजलिन हद से ज्यादा ही शर्मा रही थी। पता नहीं ये सारी लोग ऐसी बातें खुलेआम कैसे ही कर सकते हैं। रेसन मना करके सीधे पॉइंट पे आते हुए कहता है, मुझे डील तो करनी है पर तुमसे नहीं, किसी और से। वो पीछे खड़े हुए कीपर से पूछता है, आखिरकार तुम कितने साल के हो? और वो कीपर 56 साल का रहता है। और रेसन के ये पूछने पे, क्या तुमने स्क्रीन रॉक को क्लाइम किया है? वो खुद की तारीफ करते हुए कहता है, वो तो मेरे लिए किसी बगीचे की तरह है जहां पर मैं पला बड़ा हूं। जिसे सुनने के बाद रेसन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गाइड करो, पर मुझे ये तो अच्छे से पता है कि तुम इसे बिना किसी कीमत के नहीं करोगे। आखिरकार तुम्हें कितना चाहिए? वो कीपर 1 घंटे का 3 मिलियन ग्रांट्स बताता है, जिसे सुन के बाकी कीपर तक बातें करने लगते हैं। सच में ये तो काफी ज्यादा है। किसी ने सही कहा है, जब जब कोई बूढ़ा होता है तो वो और भी ज्यादा लालची होता जाता है। पर रेसन को इतना पता था जो कीपर ने रुपए मांगे हैं वो एकदम ही जायज हैं, क्योंकि किसी कीपर की एज जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। पर रोजलिन को ये सच में ज्यादा ही लगता है। रोजलिन की बात सुन के वो कीपर कहता है, तो तुम्हें मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। पर तभी रेसन उसे रोकते हुए कहता है, क्यों ना हम कोई और ही डील करें। वो उसी पोर्शन को निकाल के कहता है कि तुम इस पोर्शन से किसी भी चीज की सेंट बहुत ज्यादा ही बढ़ा सकते हो, तो फिर तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? जिस पोर्शन को देख के वो कीपर थोड़ा सोचने के बाद रेसन के हाथ से उस पोर्शन को छीन लेता है, ये कहते हुए कि तुम मुझ पे बिल्कुल ही भरोसा कर सकते हो, मैं अपनी आंखें बंद करके भी इस माउंटेन को आराम से ही चढ़ लूंगा। फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहां पर कीपर उन्हें गाइड कर रहा था। तभी
तभी रेसन उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर थोड़ी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो आसमान में इशारा करते हुए कहता है कि वहां पर देखो। पर रेसन को वहां पर बादलों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर जब वो अपनी हेवनली आई का इस्तेमाल करता है तो उसे काफी ज्यादा ऊपर एक ब्लैड ईगल दिखता है जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई पे था, यहाँ तक कि इंसानों की आंखों से उसे देखा तक नहीं जा सकता था। जिसे देख के वो पूछता है मेरे हिसाब से तो ब्लैड ईगल कभी भी इंसानों को नहीं खाते। जिस बात पे वो कीपर तक हामी भरता है पर वो कहता है कि आप थोड़ी चीजें बदल चुकी हैं। मेरे हिसाब से स्क्रीन रॉक पे कोई डंजन खुल चुकी है। डंजन का नाम सुन के रोजलिन और रेसन को समझ आ जाता है कि उन्हें किस चीज को ढूंढना है और रेसन उस कीपर से कहता है कि तुम हमें डंजन तक गाइड करो। जो सुनने के बाद वो कीपर भी मान जाता है पर वो कहता है कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि कब वो ईगल हमारे ऊपर अटैक करे। हो सकता है जब हम लोग माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हों तभी वो हमारे ऊपर अटैक कर दे। ऐसे ही हमारे कुछ लोग उस ईगल के हाथों मारे गए। जिसे सुनने के बाद रेसन कहता है ठीक है तो फिर हम आज इसे नहीं करने वाले, हम इस चीज को एक हफ्ते बाद करेंगे। मुझे इसी जगह पे मिलना। एक हफ्ते बाद फिर सीन शिफ्ट होकर हमें रेसन और रोजलिन को दिखाया जाता है, जहां पर रोजलिन रेसन से पूछती है आखिरकार तुम सोच के आ रहे थे, तुमने एक हफ्ते बाद का क्यों कहा। जिसका जवाब देते हुए रेसन कहता है कि हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं दी गई और इस असाइनमेंट को मेरे फादर और ग्रांडल फैमिली के हेड ने मिलकर बनाया है तो ये इतना तो आसान नहीं होने वाला। और वो ब्लैड ईगल जो उड़ रहा था वो इस बात का सबूत है, तो फिर हमें सबसे पहले उसी ईगल को मारना पड़ेगा। और अभी रेसन एक झरने से एक बोतल में पानी भर चुका था। रोजलिन रेसन से प्लान के बारे में पूछती है। रेसन उस पानी को गिराते हुए उसे जमाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि मैं सेकंड सर्किल नोजरन आइस मैजिक इस्तेमाल करूंगा, द आइस एरो। और वो उस बोतल के पानी से एरो बना रहा था। हालांकि रेसन को भी अपने इस नए बने हुए अटैक पे अभी पूरा भरोसा नहीं था। अब हमें डायरेक्टली ही एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहां पर वो लोग अपनी उसी जगह पे आ चुके थे और अब तो वहां पर आने वाली स्मेल और भी ज्यादा बेकार हो गई थी। और तभी कीपर उन लोगों को गाइड करते हुए आगे लेता जा रहा था और रेसन आसपास की जगहों पे पूरी ही नजरें रखे हुआ था। अचानक से ही वो कीपर वहां से भागते हुए कहता है कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, पर मैं छुपने जा रहा हूं क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा ही गाइड हूं। रेसन अपनी हेवनली आई से देखता है और उसे समझ आता है कि आसपास तो काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट है। और तभी उसकी तरफ हवा से कोई तेजी से आ रहा था और ये वही ब्लैड ईगल था जिसके सामने रेसन खड़ा हुआ था। और वो अपने सेकंड सर्किल आइस मैजिक आइस एरो को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें वो फर्स्ट सर्किल ट्रांसडेंटल मैजिक इंट्रैक्शन को मिक्स करके एक पावरफुल सा अटैक सीधे ही उस ईगल के सर के आर पार करके उस ईगल का किस्सा वहीं पर ही खत्म कर देता है। ईगल को इतनी ज्यादा आसानी से मरते हुए देख के रोजलिन तक हैरान थी। रेसन उसकी बातों पे हामी भरते हुए कहता है हाँ ये सच में काफी ज्यादा ही आसान था पर यह अभी खत्म नहीं हुआ। रोजलिन उसकी बात को समझ नहीं पाती पर तभी वो उस ईगल की तरफ देखती है जो कि तुरंत ही हड्डियों के ढांचे में बदल जाता है। और तभी अचानक से ही वो कीपर आते हुए कहता है तो फिर ये ब्लैड ईगल अब मर चुका है तो अब मैं तुम लोगों को बिना किसी दिक्कत के उस डंजन तक पहुंचा दूंगा। पर उसे देख के रेसन तुरंत ही अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके उस कीपर के ऊपर डायरेक्टली ही अटैक कर देता है। उस एक अटैक से ही कीपर अधमरी हालत में पहुंच जाता है। रोजलिन रेसन को रोकते हुए कहती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तभी रेसन एकदम ही सीरियस होकर कहता है क्या तुम ये देख नहीं पा रही। पर रोजलिन को समझ नहीं आता। पर तभी रोजलिन देखती है कि कीपर धुएं में बदल चुका था, जिसे देख के वो काफी ज्यादा ही हैरान थी। और रेसन फिलहाल मन में सोच रहा था कि यहाँ पर ऐसे भी ट्रैप्स हैं, सच में ये मिशन आसान तो नहीं होने वाला। रोजलिन को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो इसके बारे में रेसन से पूछती है तो फिर रेसन बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसे धुएं में बदल जाए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो माउंटेन कीपर था ही नहीं। और तभी वो रोजलिन को खुद को फॉलो करने का कहता है। आगे जाकर उन्हें कुछ पैरों के निशान मिलते हैं पर वो निशान काफी ज्यादा ही अजीब थे क्योंकि हवा में ब्लैड ईगल उड़ रहा था। उसके बावजूद भी ये निशान किसी हाइना टाइप मॉन्स्टर के लग रहे थे जिनके तादाद हद से ज्यादा थी और उनके पास लीडर तक था। पर अगर ऐसे कोई बीस्ट या फिर मॉन्स्टर यहाँ माउंटेन पे होते तो पक्का ही हमने उनकी प्रेजेंस को सेंस किया होता। जो बात रोजलिन समझते हुए कहती है शायद से वो पक्का समन्ड मॉन्स्टर होंगे। रेसन भी उसकी बात पे हामी भरता है क्योंकि जो अभी उन्होंने गेट कीपर देखा वो भी मैजिक से बना हुआ था। मुझे उसके ऊपर आज सुबह से ही शक हो चुका था क्योंकि उसके स्टाफ में एक मैजिक क्रिस्टल लगा हुआ था। पर जो माउंटेन कीपर्स रहते हैं
उन्हें मॉडर्न चीजें काफी ज्यादा पसंद नहीं आती और वो कुछ पत्तों को हटा के एक निशान को दिखाता है और कहता है यहाँ पर मैजिक फार्मूला बनाया गया था। अब जबकि इसे इस्तेमाल करने वाला मर चुका है तो फिर यह अपने आप ही गायब होता जा रहा है। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाऊं तो वो जो फेक माउंटेन कीपर था उसी ने ही मॉन्स्टर को समन करके हमें मारने की कोशिश की थी, पर अभी भी काफी ज्यादा ऐसी चीजें थी जो खुद रेसन को भी समझ नहीं आई थी। वो मन ही मन इस वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा शक करने लगता है, पर अब तक उसे खुद की हेवनली आई से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इन सारी चीजों का मेरे फादर या फिर ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च से कोई भी लेना देना नहीं है। रोजलिन उससे पूछती है क्या हमें दूसरे माउंटेन कीपर से मदद मांगनी चाहिए, पर रेसन मना करते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से तो अगर हमने उनसे मदद मांगी तो हमें वो नहीं मिल पाएगा जो कि हम लोग यहाँ से चाह रहे हैं। और वो मन में सोचता है अगर ये कर्टल या फिर अल्बर्टो का कोई असाइनमेंट हुआ तो पक्का यहाँ पर कोई हिडन इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए जो कि माउंटेन कीपर्स तक ना ढूंढ पाए। तभी रेसन को वैसे ही कुछ अजीब से शब्द दिखते हैं जैसे कि उसे काफी बार पहले भी दिख चुके हैं। उसकी हेवनली आई उन्हें ट्रांसलेट करके बताती है अगर तुम्हें स्क्रीन रॉक जाने का रास्ता खोलना है तो फिर इन शब्द को फॉलो करो। सीन शिफ्ट होकर हमें ड्रैकेट्रा को दिखाया जाता है जो कि चाय पी रहे थे। उस चाय को एक बार पीने के बाद वो ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च की बेइज्जती करते हुए कहते हैं तुम्हें तो सही से चाय तक बनाना नहीं आता, और वो एक चाय के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च को देते हैं, जिसे सुनने के बाद ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च कहते हैं इन सारी बकवास चीजों को छोड़ो, अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है, आखिरकार तुमने क्या स्क्रीन रॉक के पीछे छुपा रखा है। पर वो ये सुन के पूरे ही शॉक हो जाते हैं डेकेट्रा के मुंह से कि उन्हें खुद तक नहीं पता। उन्होंने सिर्फ रेसन और रोजलिन को उतना ही बताया जो कि प्रोफेट की जर्नल में लिखा हुआ था। जिस बात को सुन के ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च गुस्से में कहते हैं अगर मेरी डॉटर को कुछ भी हुआ, पर तभी डेकेट्रा उनकी बात को काटते हुए कहते हैं क्या तुम अपनी डॉटर को इतने ही लाड़ प्यार से पालने वाले हो, ऐसे तो वो कभी भी रेसन को सरपास तक नहीं कर पाएंगी। जिस बात से एक बार के लिए ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च चुप हो जाते हैं, पर तभी वो कहते हैं अगर मेरी डॉटर को कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ने में भी टाइम नहीं लगाने वाला। डेकेट्रा उनकी बात को बिल्कुल ही हल्के में लेते हुए कहते हैं तुम्हारी जो मर्जी वो करना, पर अगर प्रॉफिट की बात एकदम ही सच निकली तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही चीजें बदल जाएंगी। सीन शिफ्ट होकर हमें स्क्रीन रॉक माउंटेन में दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स रोजलिन और रेसन के ऊपर अटैक कर रहे थे और रोजलिन और रेसन उन्हीं से ही फाइट किए जा रहे थे। और ऐसा करते करते रात तक हो चुकी थी। वो लोग कहीं पर आराम करने का डिसाइड करते हैं और हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहां पर रोजलिन और रेसन उसी गुफा में आराम करने के लिए रुके हुए थे। पर रोजलिन को ये गुफा इतनी सेफ नहीं लग रही थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आने और जाने का एक ही रास्ता था। पर रेसन रोजलिन को कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी हेवनली आई ने यहाँ पर एक बीस्ट का ऑरा देखा था, जिस ऑरा की वजह से इस केव के आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं आएगा। हालांकि रोजलिन उस ऑरा को सेंस नहीं कर सकती थी, पर वो कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैं इस केव के अंदर आई हूँ मेरी बॉडी अपने आप ही हील हुए जा रही है। और अब हमें डायरेक्टली ही 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग आखिरकार स्क्रीन रॉक तक पहुंच चुके थे। तभी रेसन के पास नोटिफिकेशन आती है तुम्हें चाबी को ढूंढना होगा स्क्रीन रॉक को खोलने के लिए, और इस चीज की उम्मीद रेसन ने पहले ही कर रखी थी। वो अपने सब डायमेंशन को खोल के उससे वही स्टाफ निकाल लेता है जो कि उसे उस नकली माउंटेन कीपर से मिला था, जिसे वो जाकर एक छेद में डाल देता है। और अब उसे समझ आ चुका था कि माउंटेन कीपर को मारना उनके असाइनमेंट का ही एक पार्ट था, और जैसे ही वो उसे डाल के उसमें घुमाता है तुरंत ही जमीन हिलना शुरू हो जाती है और स्क्रीन रॉक पे काफी ज्यादा ही सीढ़ियां उभर के आ जाती हैं। रेसन रोजलिन से कहता है अब हमें ऊपर चलना चाहिए, पर रोजलिन अब सच में काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो तो रेसन की ही वजह से यहाँ तक पहुंच पाई है। तभी वो लोग ऊपर जाकर देखते हैं और कुछ देख के रेसन पूरा ही चौंक जाता है। तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि वापस चले जाओ, और हमें उनके सामने एक ब्लैक आर्मर नाइट को दिखाया जाता है, जिसे देख के रेसन समझ जाता है पक्का ये गार्डियन होने वाला है उनके इस असाइनमेंट का। इसकी ताकत बिल्कुल बराबर है 5 स्टार मार्शल आर्टिस्ट के या फिर कहो 4th सर्किल मैजिशियन के। और रोजलिन जो कि अभी 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है और मैं जो कि अभी 3rd सर्किल मैजिशियन हूँ, तो फिर ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। रोजलिन रेसन से पूछती है आखिरकार ये चीज क्या है। रेसन उसे बताता है कि ये ब्लैक आर्मर नाइट है जो कि पक्का ही हमारे इस असाइनमेंट का गार्डियन है। रोजलिन रेसन से और कुछ पूछ पाती, पर तभी वो देखती है कि रेसन अचानक से ही अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जिसे देख के वो पूछती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। रेसन एकदम ही शांति से कहता है ये फाइट काफी ज्यादा ही सीरियस होने वाली है,
तो फिर मुझे इस ब्लैक सूट की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। पर ब्लैक सूट को देख के रोजलिन काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक सूट लगभग 500 किलो का था। और हमें देखने को मिलता है कि रेसन जैसे ही उस ब्लैक सूट को जमीन पे गिराता है, वो इतना ज्यादा भारी था कि जमीन तक वहां की टूट जाती है। और रेसन अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है, सच में पहाड़ को चढ़ना ये तो काफी ज्यादा ही बोरिंग काम था, पर आखिरकार मुझे मेरे टक्कर का कोई अपोनेंट मिल गया। और इसी सीन के साथ हमारा सीजन 4 का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में रेसन और इस गार्जियन की फाइट को देखेंगे। और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सीरीज का अगला पार्ट जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए मेरी बाकी सीरीज को।